हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विस स्टडी फॉर एग्जाम्स के ऑनलाइन चैनल पे। मैं हूं आपका एजुकेटर कुणाल और आज हम लोग बात करेंगे कृषि तकनीकी सहायक परीक्षा के लिए पूर्ण कृषि की। हम आज डील करेंगे लेक्चर नंबर 4 से। देखिए, अभी तक हम लोग इस सीरीज के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अंदर जितना भी हमारा कृषि का स्टैटिक पोर्शन है वह मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। इसके अलावा अभी तक हम लोग करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो एक बार स्टार्ट कर चुके हैं, जो हमने हमारे तीसरे लेक्चर के एंड में स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। अब हम लोग आज हमारा जो 4th लेक्चर है इसमें पूरे तरीके से बात करेंगे केवल और केवल करंट अफेयर्स की। पहले मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स। इनको हम पढ़ेंगे एक बार। जब हमारी एक बार कमांड हो जाएगी सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स पे, तो फिर उसके बाद आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब उसके बाद ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं इनको आप देख सकते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आपकी परीक्षा में ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे एवं हल करने के लिए आएंगे। अगर यहीं से मैं आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप लोग परीक्षा में अपना पेपर लिख के आएंगे तो आप लोग को कोई भी तकलीफ का सामना वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज सभी चीज़ें एक बार आप लोग मुझसे पढ़ चुके होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब परीक्षा बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करके आएंगे। चलिए, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा हमारे 2 चैनल्स हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस एवं स्टडी फॉर एग्जाम्स। आई होप आप सभी को इन सब के बारे में पता होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप जो भी आईएएस या पीसीएस या फिर फॉरेस्ट सर्विस लेवल की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपके मेंस के सब्जेक्ट हों जीएस 1 2 3 4 या आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, मतलब आपके जो वैकल्पिक सब्जेक्ट होते हैं वो हो, इन सभी की तैयारी हमारे यहाँ पे हमारे इस चैनल पे करवाई जाती है। इसके अलावा जो हमारा चैनल है स्टडी फॉर एग्जाम्स, यहाँ पे हम पूरे तरीके से मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। कोई भी आपकी परीक्षा हो, आप उसकी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं आके। आपको कोई भी तकलीफ का सामना करना पड़े अपनी तैयारी में, आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। चाहे वो कैसी भी आपका डाउट हो, हम उसको क्लैरिफाई करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। अगर आप लोग कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो यह 2 हमारे नंबर हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं और पेड ग्रुप के बारे में सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर सीरीज। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए, सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे हमारे बचे हुए सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के साथ, और उसके बाद मैं आप लोग के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ, बहुवैकल्पिक प्रश्न, फिर हम एक बार उनसे डील करेंगे कि कौन कौन से वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। ठीक है, उनको एक बार समझेंगे। और देखिए, ये जो पूरा आपका सीरीज है ये आपका बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी माध्यम में है। जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा वह इंग्लिश मीडियम में भी होगा एवं हिंदी माध्यम में भी होगा। तो जो हमारे दोस्त इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि आप लोग को भी समझने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना स्मार्ट को महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से यह एक परियोजना है जिसको महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। देखिए, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट स्मार्ट लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण महाराष्ट्र को बदलने के लिए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट यानी कि स्मार्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, देखिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। इसको देखिए हम बोलते हैं एक्रोनिम। यह एक एक्रोनिम कहलाता है स्मार्ट, जिसका फुल फॉर्म मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह परियोजना 1000 गांवों में सीमांत किसानों, मतलब मार्जिनल फार्मर्स पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि मूल्य श्रृंखलाओं,
मतलब कि रीवैम्पिंग द एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स, है ना। कृषि मूल्य श्रृंखलाएं मतलब एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखती है। लक्ष्य क्या है? वापस से इनको पुनर्जीवित मतलब द रीवैम्पिंग ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स। ठीक है। यह पहल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में केंद्र सरकार, अब देखिए यह आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि यह केंद्र सरकार की जो है पहल है, यह उसके एक कदम के अनुरूप है। ठीक है। बड़े कॉरपोरेट्स एवं किसान उत्पादक समूह माने कि एग्रीकल्चर फॉर्मेशन ग्रुप्स के बीच 50 समझौता ज्ञापनों यानी एमओयू जिसे हम बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर हस्ताक्षर करने के बाद परियोजना का शुभारंभ किया गया है। आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए, परियोजना का उद्देश्य कृषि के बाद के फसल खंडों में मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण एवं समर्थन करना है। मतलब जो आपका एग्री वैल्यू चेन है, यह कब रोल में आता है? जब एक बार आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट आ गया हो या फिर एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस है यह एक बार ख़त्म हो गया हो, तब जो आपके एग्री वैल्यू चेन रोल में आते हैं, इनको आपको डेवलप करना है एवं सपोर्ट करना है। ठीक है। यह जो मैं लिख रहा हूँ यह हमारे इंग्लिश मीडियम के दोस्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि उन लोग को भी फ़ायदा हो हमारे हिंदी माध्यम के दोस्तों के साथ। कृषि व्यवसाय को सुविधाजनक बनाना है, मतलब कि जो आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको सुविधाजनक बनाना है। मूल्य श्रृंखला के भीतर एसएमई को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। Create and support value chains in the post-harvest segments of the agriculture, facilitate the agribusiness investment and stimulate the SMEs within the value chains। क्लियर हुआ आप लोग को? अब देखिए, यह लचीला कृषि उत्पादन प्रणालियों का भी समर्थन करेगा, उत्पादकों के लिए नए एवं संगठित बाजारों तक पहुंच का विस्तार करेगा एवं कृषि व्यवसाय में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाएगा। मतलब कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन कहाँ पे? कृषि के बिजनेस, कृषि के व्यवसाय के क्षेत्र में, मतलब एग्री बिजनेस के सेक्टर में इसको क्या करेगा? बढ़ाएगा, मतलब एनहांस करेगा। तो support the resilient agriculture production system, expand the access to new and organized market for the producers and enhance the private sector participation in the agribusiness activities। ठीक है। यह परियोजना अगले 3 वर्षों के भीतर टिकाऊ खेती मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग हासिल करने के उद्देश्य से राज्यों के कुल 40,913 गांवों में से जो 10,000 गांव हैं उनमें लागू करी जाएगी। ठीक है। शुरुआत में ये थोड़े छोटे स्केल पे है, बट उसके बाद इसको एक बड़े स्केल पे पूर्णतः लॉन्च करा जाएगा, फैला दिया जाएगा। यह महाराष्ट्र के लगभग 1/4 हिस्से को कवर करेगी, यानी कि शुरुआती तौर पे इतना हिस्सा महाराष्ट्र का कवर होगा इसके तहत। आगे देखिए, इसका जो ध्यान है वह उन गांवों पर है जो बुनियादी ढांचे की कमी एवं कृषि उपज को चैनलाइज करने के लिए सुनिश्चित मूल्य श्रृंखलाओं से घिरे कृषि संकट से जूझ रहे हैं। राइट? क्या मतलब हुआ इसका इंग्लिश का? कि जो फोकस रहेगा वो ऐसे विलेजेस पर है विच आर रीलिंग अंडर द वर्स्ट एग्रीकल्चर क्राइसिस compounded by the lack of infrastructure as well as the assured value chains in order to channelize them to produce the farm produce or in order to produce the effective farm produce। ठीक है। यह इसका अर्थ अंग्रेजी भाषा में हुआ। आगे देखिए, इस परियोजना को 10,000 गांवों में 10,000 ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा, जिन्हें राज्य सरकार ने विकास एवं विकास के मामले में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कई मापदंडों के आधार पर चुना है। यानी कि
सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यह जो है आपका एक पैरामीटर था, या इसको हम कह सकते हैं कि यह आपके लिए एक कैरेक्टर है, ठीक है, जिसके आधार पे इसको चुना गया है। अब पढ़ते हैं हम इसके महत्व के बारे में। देखिए, यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब विलेज इकोनॉमी के परिवर्तन मतलब द चेंज, और किसानों के सशक्तिकरण मतलब द पीजेंट्स और द फार्मर्स एम्पावरमेंट, एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एक विशाल या बड़ा कदम कहलाई जा सकती है। अब आगे देखिए, यह फसलों के उच्च उत्पादन को सुनिश्चित करता है, ठीक है, एवं किसानों को पैदावार के लिए उच्च पारिश्रमिक प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मजबूत बाजार तंत्र बनाता है। ठीक है, कि जो है उनको एक अच्छा सपोर्ट प्राइस यहाँ पर मिल जाए, उनकी जो पैदावार है, जो उनका प्रोड्यूस है उसके लिए, एंड उनका जो मार्केट में एक होल्ड है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करा जाए। यह कृषि उन्मुख कॉरपोरेट्स एवं किसानों को साझा मंच प्रदान करके एकजुट करता है। ठीक है, तो यह थे कुछ महत्व। और आप देखेंगे अभी तो वैसे आप लोग का जो एग्ज़ाम है ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा, पर अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव पैटर्न में आंसर लिखना होता है, तब भी आपके पास ऐसे ही सवाल आते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्कीम का आपको महत्व पता होना चाहिए एवं महत्व लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ऐसे सवालों को हल करना और इस तरीके से अगर आपको नोट्स मिल जाए हिंदी माध्यम में तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आगे देखिए, अगला क्या है हमारे पास, आईआईटी मद्रास पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज डिवाइस विकसित करता है। आईआईटी मद्रास डेवलप्स पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज डिवाइस। आइए थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने अन्य वस्तुओं के साथ सब्जियों और फलों के भंडारण मतलब स्टोरिंग ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए 500 किलोग्राम की क्षमता वाले, ये देखिए जो वेट है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो वेट है जो ये बियर करता है, क्षमता जो है वो कितनी है, पोर्टेबल सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज डिवाइस मतलब पोर्टेबल सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज डिवाइस का विकास किया है। ठीक है, इसका विकास करा है। अब देखिए, यह उपकरण किसानों को उनकी उपज को पर्याप्त समय तक स्टोर करने में मदद करेगा। ठीक है, जो भी उनका प्रोड्यूस आया है उस प्रोड्यूस को एक एडिक्वेट टाइम के लिए स्टोर करने में हेल्पफुल साबित रहेगा, क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज है। तो ये क्या करता है कि जब आप कोल्ड स्टोरेज में कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो जो उसका सड़न का जो रेट है कि वो जिस रेट से सड़ता है या रैंसिड होता है या स्टेल होता है, उस रेट को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। तो जो शेल्फ लाइफ जिसको हम बोलते हैं हमारे रखे हुए चीज़ों की, वो शेल्फ लाइफ जो है, देखिए जो आपका रैंसिडिटी रेट है यह कम हो जाएगा, एवं जो आपकी शेल्फ लाइफ है यह मैनीफोल्ड यानी बहुत गुना बढ़ जाएगी। यही फ़ायदा होता है कोल्ड स्टोरेज में किसी भी वस्तु को रखने का, ताकि यह बिकने से पहले ख़राब ना हो, जैसा मैंने आपको बताया, जिससे कृषि उपज का अपव्यय, ठीक है, मतलब कि वेस्टेज, जो वेस्ट होता है आपका वेस्टेज, उसको रोका जा सके। प्रोड्यूस डज नॉट गेट स्पॉइल्ड बिफोर इट इज़ सोल्ड, देयर बाय प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब देखिए, उपकरण की पहली इकाई जो है, फर्स्ट यूनिट जो होगी इस उपकरण की, यह आपके तमिलनाडु में कांचीपुरम जिले के मधुरंतकम में खेत में तैनात की गई थी। तो
तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि जो पहली इकाई है ऐसे उपकरण की, यह कहाँ लगाई गई पूरे भारतवर्ष में। सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज डिवाइस। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं आईआईटी मद्रास द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत विकसित किया गया है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको विकसित करने में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स जो हैं भागीदार थे यानी कि अपना योगदान दे रहे थे। अब देखिए, यह 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ भंडारण यानी कि स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो स्टोरेज जो है आपका किस टेम्परेचर पे होगा, 4 to 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। इसका उपयोग करके सब्जियों, पत्तियों, फूलों और फलों को डिवाइस में 24 घंटे तक संग्रहित किया जा सकता है। प्रत्येक उपकरण 5 से 6 एकड़ भूमि या 3 से 4 किसानों के समूह के लिए पर्याप्त है। ठीक है, जो प्रत्येक उपकरण है आपका, यह 5 से 6 एकड़ भूमि या 3 से 4 किसानों के समूह के लिए पर्याप्त रहेगा। अब देखिए, जो इकाई है यह थर्मल ऊर्जा भंडारण का उपयोग करती है, यानी कि ये जो आपकी यूनिट है यह आपका थर्मल पावर जो होगा उसको भी यूटिलाइज करेगी। और फोटोवोल्टैक संचालित प्रशीतन प्रणाली का उपयोग दिन के समय में अव्यक्त गर्मी के रूप में इंडोर थर्मल बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान और 20 से 24 घंटों तक बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको आइडिया मिलेगा कि जो इसकी वर्किंग है यह किस तरीके से होती है। ठीक है, तो मैंने देखिए पूरा इस तरीके से रेडी करा है आप लोग के लिए कि अगर मान लीजिए अभी तो आप इस परीक्षा को अटेम्प्ट करेंगे, देंगे, पर अगर आप इस परीक्षा के बाद कोई और परीक्षा भी अटेम्प्ट करते हैं जहाँ पे आपके बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जगह, ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप लोग सब्जेक्टिव को भी हल कर सकेंगे यहाँ से पढ़ने के बाद। तो मैंने आप लोग के लिए इसीलिए डिज़ाइन ही इस तरीके से करा है कि आप लोग को समझने में आसानी हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक बढ़े। अब देखिए, प्रत्येक इकाई की लागत जो है यह 5.5 से 6 लाख रुपए के बीच है एवं भंडारण क्षमता को आवश्यकता के आधार पर कम किया जा सकता है। मतलब कितना आपको स्टोरेज किया जाएगा, यह आपका नीड बेस्ड है कि कितना आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखिए, उड़ीसा सरकार ने सौरा जल निधि योजना शुरू की। तो देखिए, ये था हमारा आईआईटी मद्रास ने जो डेवलप करा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। उड़ीसा सरकार ने सौरा जल निधि योजना शुरू की। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्चेस सौर जल निधि स्कीम। देखिए इसके बारे में, किसानों द्वारा सिंचाई में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी टू एनकरेज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन इरिगेशन बाय द फार्मर्स, द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च सौर जल निधि स्कीम। अब देखिए, इस योजना के तहत किसानों को 90% का अनुदान यानी कि सब्सिडी एवं 5,000 सौर पंप दिए जाएंगे। इससे राज्य के 2,500 एकड़ भूमि की सिंचाई को लाभ मिलेगा। इस योजना के लाभार्थी वे किसान होंगे जिनके पास किसान पहचान पत्र मान्य है एवं जिनके पास न्यूनतम 0.5 यानी कि आधा एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब देखिए, इस योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है। यह योजना उन क्षेत्रों में सौर फोटोवोल्टिक पंप सेटों के उपयोग को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयास के हिस्से के रूप में शुरू की गई है, ताकि जहां बिजली व्यवस्था खराब हो वहां सिंचाई की सुविधा दी जा सके। मतलब यूज आप करेंगे फोटो वोल्टैक पंप्स। ठीक है, यूज आपने इन्हें करना है और ये ऐसे एरियाज के लिए है जहाँ पे बिजली की जो व्यवस्था है वह ऑलरेडी सही नहीं है और वहाँ पे जो सिंचाई है यानी कि जो इरिगेशन एक्टिविटीज़ हैं इनमें कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े किसानों को। ठीक है, अब देखिए, इस योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 27.18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है, तो ये जो है फंड एलोकेट हुआ है इस पर्टिकुलर योजना के तहत, तो ये अमाउंट आप लोग के लिए याद रखना इम्पोर्टेंट है।
पहले चरण में यह योजना उन क्षेत्रों में उपलब्ध होगी जहां पंप सेट चलाने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है। यह योजना प्रतिवर्ष 1.52 लाख मानव दिवस रोजगार उत्पन्न करेगी एवं लगभग 5,000 परिवारों को आजीविका प्रदान करेगी। और जो आपका कार्बन पद चिन्ह है यानी कि कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, ये आपका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेजर होता है एनवायरनमेंट पोल्यूशन को एंड एनवायरनमेंट डिप्लीशन को। ठीक है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन यानी कि वातावरण का प्रदूषित होना एंड डिप्लीशन का एक मेजर होता है कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेगी। ठीक है, अब देखिए इस योजना के तहत किसानों को अभिसरण मोड में एक अच्छी तरह से सुसज्जित और सौर पंप सिंचाई प्रणाली प्रदान की जाएगी। ठीक है, यह किसान पर इनपुट लागत जो है उसके बोझ को कम करने के लिए एवं कृषि आय को बढ़ाने में मददगार साबित रहने वाला है। ठीक है, और यह जो है हरित ऊर्जा मतलब कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज वाली यह हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा एवं प्रदूषण को कम करेगा, मतलब प्रमोट द यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड रिड्यूस द पॉल्यूशन। तो यह जो है मुख्य एजेंडा रहेगा, मुख्य मकसद रहेगा इस स्कीम का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मतलब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं जरा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हाल ही में FAIDF यानी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। निधि के निर्माण का प्रस्ताव बजट 2018-19 में किया गया था, यानी कि द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ फंड वाज मेड इन बजट 2018-19। फंड की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? मुख्य उद्देश्य 2020 तक 15 मिलियन टन मछली उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मछली उत्पादन को बढ़ावा देना है एवं 2022-23 तक 11 मिलियन टन के वर्तमान उत्पादन से 20 मिलियन टन करना है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे टनेज है उसको 9 मिलियन टन बढ़ाना है एवं जो उत्पादन है वो आपका टोटल 15 मिलियन टन जो है करना है 2020 तक। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य ब्लू क्रांति के तहत निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो मत्स्य उत्पादन है, फिशेस का प्रोडक्शन, इसी के लिए ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था। तो यह जो आपका लक्ष्य है, जो टारगेट्स आपके बनाए गए हैं वह इसी के अंतर्गत बनाए गए हैं, इसी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। निधि के लिए नोडल एजेंसियों ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC एंड अनुसूचित बैंक होंगे। ठीक है, यह आपके नोडल एजेंसीज जो हैं इसके लिए रहने वाली हैं। नोडल ऋण संस्थाओं यानी कि NLE द्वारा उठाया जा रहा है फंड। अनुमानित निधि का आकार लगभग 7,522 करोड़ है, जो कि देश को अंतर्देशीय एवं समुद्री मत्स्य क्षेत्र दोनों में लाभान्वित करेगा। ठीक है, तो टोटल जो आपका लेने वाला है लोन, जो आपका लगने वाला है वो लगभग 7,522 करोड़ का अमाउंट जो है इस काम में लगने वाला है। अब देखिए यह कोष देश भर में मत्स्य पालन के निर्माण एवं प्रबंधन में निजी निवेश और प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करने में शामिल होगा।
अब जरा बात कर दी कि ये था आपका इस मेन स्कीम के बारे में कि इसके अंदर क्या होने वाला है। आगे जरा हम बात करते हैं अबाउट भारतीय मछली बाजार, कि इस समय जो फिशरीज है मार्केट ये कहाँ पे स्टैंड करता है इंडिया में। भारत में मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि एवं उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत की मछली उत्पादन लगभग 12 मिलियन टन है सालाना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन एवं जलीय कृषि उद्योग बन गया है। ठीक है, सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द प्रोडक्शन एंड इन द बिजनेस एक्टिविटीज ऑल्सो कंसर्निंग द फिशेस। अब एक्वाकल्चर जो होता है इसमें भारत ग्लोबल एग्रीकल्चर में 6% की अपनी हिस्सेदारी रखता है और चीन के बाद दूसरे स्थान पर है एक्वाकल्चर के अंदर भी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, मत्स्य पालन क्षेत्र में 14.5 मिलियन से अधिक लोग प्रत्यक्ष एवं कई अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे से इन्वॉल्व हैं। वर्तमान में मछली उत्पादन देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 1% और देश के कृषि जीडीपी में यानी कि जो आपका एग्री जीडीपी है इसमें लगभग 5% का योगदान देता है। अब देखिए, भारत अपनी उत्पादित मछली का 10वां हिस्सा निर्यात करता है। समुद्र से मछली का योगदान अब कम हो गया है एवं अंतर्देशीय खेती से हिस्सा बढ़ रहा है। भारत सरकार ने भारतीय जलीय कृषि बाजार को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य प्रयास किए हैं। अब क्या क्या प्रयास है भारतीय जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए, देखते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रयास है वह है नीली क्रांति के तहत सभी मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करना। ठीक है, देश में हैचरी के प्रमाणित ब्रूड्स का उत्पादन, आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए ब्रूड बैंक। ठीक है, अब क्या है, एक ना ब्रूड बैंक भी यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया गया है जहाँ पे आपको सभी वैरायटीज अवेलेबल होती हैं। ठंडे पानी की मछली पालन विकसित करना एवं मत्स्य पालन कार्यक्रमों की जनशक्ति आवश्यकताओं में सुधार करना। ठीक है, कुल मिलाकर देखिए मत्स्य पालन एक सूर्योदय का क्षेत्र है जिसमें भविष्य में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। सभी 3 सब सेक्टर्स अंतर्देशीय, एक्वाकल्चर एवं समुद्री मत्स्य पालन में सुधार की बहुत गुंजाइश है। तो देखिए, जब आप बात करेंगे फिशरीज की तो मत्स्य पालन में यानी कि फिशरीज में आपके 3 मेन सेक्टर इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल, एक्वाकल्चर एंड मरीन फिशेस को रियर करना। अब देखिए FAIDF बनाने का हालिया कदम मत्स्य क्षेत्र को वांछित स्तर तक बढ़ाने के लिए एक सराहनीय कदम है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। और देखिए याद रखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप लोग उसे कमेंट में लिख के एक बार बता सकते हैं। आपके डाउट को ज़रूर यहाँ पे क्लैरिफाई करा जाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों हमारा एक अपना खुद का एग्रीकल्चर का सीरीज़ चलता है। आप में से कई दोस्त उस सीरीज़ को अटेंड भी करते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर वैकल्पिक जो है ऑप्शनल उसकी तैयारी कराई जाती है। अभी हाल फिलहाल जो है यह सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, पर बहुत जल्दी ये हिंदी माध्यम में भी आने वाला है। ठीक है, और इसके जो लेक्चर्स हैं अब आपके रेगुलर लगते हैं और आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है बिना किसी ब्रेक के अब कंप्लीट करवाया जाएगा। बीच में थोड़ा सा ब्रेक इसमें आ गया था, लगभग 1 हफ्ते का, कुछ टेक्निकल एरर्स थे वहाँ पे, वो अब रिजॉल्व हो गए हैं और ये आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा अभी इंग्लिश मीडियम में। तो जो हमारे हिंदी माध्यम के भी दोस्त हैं परेशान ना हो, बिकॉज चाहे लिखा इंग्लिश मीडियम में हो पर मैं बेसिक एंड बाकी सब बातें पूरे तरीके से हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ।
और जो आपके टेक्निकल टर्म्स हिंदी में होंगे यह आपको तभी मिल पाएंगे जब आपका पूरा का पूरा हिंदी में ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा। ठीक है, पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, देखिए अगला है हमारे पास वैश्विक कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2018 एवं प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार, ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2018 एंड द फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज। देखिए 2008 से ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट एवं अवार्ड्स का आयोजन भारतीय खाद्य और कृषि परिषद यानी ICFA द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सी बॉडीज़ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके बारे में आपको बता रखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, इस श्रृंखला में 2018 ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 11वीं थी। ठीक है, तो ये आपका 11th एडिशन था और हाल ही में अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली के होटल हयात रेजेंसी, तो ये न्यू दिल्ली में होटल हयात रेजेंसी में आयोजित किया गया था। अब देखिए जरा एक बार देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन हमें इन अवार्ड्स के बारे में। देखिए ICFA ने किसानों एवं ग्रामीण जनता के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा निभाई गई नेतृत्व भूमिकाओं को पहचानने के लिए 2008 में कृषि नेतृत्व पुरस्कारों की स्थापना की थी। हाल ही में शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2018 की घोषणा की गई थी और प्रस्तुत किया गया था। जो इसके विजेता थे वह इस प्रकार हैं। देखिए प्रोफेसर रूडी रॉबिंगे, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार मिला है। विशेष दूत हैं यह खाद्य सुरक्षा के नीदरलैंड सरकार के। उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश के जो CM हैं N चंद्रबाबू नायडू, इनको सिंचाई के लिए निवेश एवं वैश्विक साझेदारी, विपणन पहल और शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषक समुदाय के उत्थान के लिए उनकी सक्रिय नीतियों के लिए नीति नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यह थे आपके इनिशियली 2 जो अवार्ड विनर्स थे। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों के बारे में। ठीक है, देखिए मत्स्य खंड में राज्य की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ मत्स्य राज्य पुरस्कार झारखंड को दिया गया है। तो जो भी हमारे दोस्त झारखंड के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इवन जो जनरल एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका नेशनल लेवल का अवार्ड था एंड कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स को भी यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उन्हें भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना अति आवश्यक है। इसके अलावा बिहार सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य है, नागालैंड सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य है, गुजरात सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य बना है एवं हरियाणा को कार्यक्रम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अलग अलग स्टेट्स को जो अवार्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे सूची इस कुछ इस प्रकार है इनके बारे में। जो प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, यह आपका दिया गया है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को, जिन्हें हरित क्रांति का जनक यानी कि द फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ बातें। प्रोफेसर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और आनुवांशिकी, साइटोजेनेटिक्स, विकिरण और रासायनिक उत्परिवर्तन, भोजन एवं जैव विविधता संरक्षण में उनके मूल एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए दुनिया भर में प्रोफेसर स्वामीनाथन प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये सब है उनका कंट्रीब्यूशन कि किन किन फील्ड्स में उनका कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए मैं फिर बताऊंगा, जो हमारे दोस्त इंग्लिश मीडियम के हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो इन टर्म्स को देख के, बिकॉज जो आपको PDF मैंने प्रोवाइड करी है वह पूरी तरह हिंदी में भी है एंड इंग्लिश में भी है, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सभी टर्म्स का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उस PDF के अंदर जरूर मिलेगा। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उन्हें कृषि में कभी हरित क्रांति आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण
इकोनॉमिक यानी आर्थिक पिता के रूप में सम्मानित किया है। आईसीएफए के विश्व कृषि पुरस्कार में $100,000 मतलब $1 लाख का नकद घटक होता है और यह उन व्यक्तियों को पहचानता है जिन्होंने कृषि के माध्यम से मानवता की सेवा करी है। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है कि आईसीएफए का जो पुरस्कार है, जो अवार्ड है एग्रीकल्चर की फील्ड में, वह किस तरीके से है और उसमें क्या क्या मिलता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार होगा और किसी भी व्यक्ति या संस्था को महत्वपूर्ण रूप से एशियाई, अफ्रीकी या लैटिन अमेरिकी देशों में प्रस्तुत किया जाएगा जिन्होंने कृषि को विश्व स्तर पर बदलने एवं मानवता को भूख के अभिशाप से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2018 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2018 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले IISF के छठे संस्करण, ये देखिए आपका 6th एडिशन था, का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किया था। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद ISEPC द्वारा किया गया था। आगे देखिए, देश के विभिन्न हिस्सों में निर्मित रेशम एवं मिश्रित रेशम उत्पादों के 108 से अधिक प्रदर्शकों ने इस कार्यक्रम के दौरान अपनी उपज प्रदर्शित करी। मेले में विभिन्न देशों के 218 से अधिक खरीदारों ने भी भाग लिया। अब देखिए, चीन के बाद भारत जो है यह दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब प्रोड्यूसर है किसका, रेशम का। ठीक है, तो इंडिया जो है आपका वर्ल्ड में 2nd रैंक पे है रेशम में। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन कह लीजिए या फिर सिल्क का रियरिंग कह लीजिए। ठीक है, रेशम उद्योग कृषि आधारित और श्रम गहन है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 8 मिलियन कारीगरों और बुनकरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा एक जनसंख्या है, पॉपुलेशन है जो इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। भारत में रेशम की 4 किस्में उत्पादित की जाती हैं, शहतूत, एरी, तसर और मूंगा। देखिए, जब मैंने आपको स्टैटिक वाला पोर्शन बताया था तो उसके अंदर भी मैंने आपको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 2 या 3 में आपको ये इंफॉर्मेशन मैंने दी है। उत्पादित रेशम का लगभग 80% शहतूत रेशम का होता है, जिसका अधिकांश भाग 3 दक्षिणी राज्यों यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में उत्पादित होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में लगभग 97% कच्चे रेशम का उत्पादन भारत के 5 राज्यों में किया जाता है। तो यह देखिए करंट अफेयर्स का भी हिस्सा हो गया और आपके लिए यह स्टैटिक जीके के हिसाब से भी अति महत्वपूर्ण है। तो ये पोर्शन आपको जरूर याद करना है। देखिए, मैंने अपने पूरे 4 लेक्चर सीरीज में जहाँ जहाँ भी आपको या तो स्टार मार्क करा है या फिर इम्पोर्टेंट लिखा है, ठीक है, आपको उन्हें जरूर एक बार याद करना है और बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, बिकॉज यकीन मानिए प्रश्न आपके ऐसे ही एरिया से आएंगे। ठीक है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह ऐसे ही एरिया से आने वाले हैं। आगे देखिए, नीति आयोग और माइक्रोसॉफ्ट कृषि और स्वास्थ्य सेवा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपकरण लाने के लिए करार करते हैं। नीति आयोग एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट भारत की बात हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, साइंस एग्रीमेंट टू ब्रिंग इन एआई टूल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। सरकार के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग ने कृषि एवं स्वास्थ्य सेवा में चुनौतियों का समाधान करने एवं अन्य लोगों के बीच स्थानीय भाषा कंप्यूटिंग को अपनाने को बढ़ावा देते हुए कृत्रिम बुद्धिमानिता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को तैनात करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ समझौता करार किया है, तय किया है। यह साझेदारी नीति आयोग को पायलटों से आगे बढ़ने में
मदद करेगी एवं यह समझेगी कि सार्वजनिक वस्तुओं के प्रसार से विशेषता वाले क्षेत्रों में एआई कार्यान्वयन कैसे किया जाए। मतलब टुवर्ड्स एआई अगर हमें शिफ्ट चाहिए तो ये जो है आपको हेल्प करेगा फॉर अ पैराडिग्म शिफ्ट टू एआई। ठीक है, यहाँ आपको मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए बात करते हैं हम कुछ मुख्य तथ्यों की। देखिए, समझौते के तहत माइक्रोसॉफ्ट नीति आयोग उन्नत एआई आधारित समाधान प्रदान करेगा जो कृषि एवं स्वास्थ्य सेवा में चुनौतियों का समाधान करने में सहायक रहेगा, जिसमें आपके कृषि सलाहकार सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माने प्राइमरी हेल्थ सेंटर एवं स्वास्थ्य देखभाल स्क्रीनिंग मॉडल और दूसरों के बीच शिक्षा के माध्यम से एआई के लिए क्षमता का निर्माण होगा। यह कई प्रमुख क्षेत्रों में नई पहलों और समाधानों के लिए क्लाउड एआई अनुसंधान और इसकी ऊर्ध्वाधर विशेषज्ञता के संयोजन से नीति आयोग का भी समर्थन करेगा। ठीक है, मतलब कई सारे जो आपके न्यू इनिशिएटिव्स हैं इसकी मदद से वो लॉन्च करे जाएंगे। एंड जो आपके क्रिएटिव सॉल्यूशंस हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस बाय यूटिलाइजिंग एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपकी यहाँ पे मदद जो है करी जाएगी। अब देखिए, शिक्षा के माध्यम से कार्यबल के बीच एआई के लिए क्षमता निर्माण के अलावा विकास और स्थानीय भाषा कंप्यूटिंग को अपनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एआई के उपयोग में भी तेजी लेकर आएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह नीति आयोग द्वारा चिन्हित संस्थानों में युवा महिलाओं के लिए एआई अध्ययन, मतलब कि जो स्टडीज़ हैं एआई की, एंड डाटा साइंसेस माने डेटा विज्ञान यानी कि डाटा साइंसेस क्षेत्रों में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, साइंस टेक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्टेम शिक्षा। सरकार के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग ने कृषि एवं स्वास्थ्य सेवा में चुनौतियों का समाधान करने के लिए अन्य लोगों के बीच स्थानीय भाषा कंप्यूटिंग को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को तैनात करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ समझौता साझा करा है। ठीक है, तो ये थी डिटेल कि किस तरीके से समझौता जो है आपका फाइनलाइज हुआ। ठीक है दोस्तों, और आगे है यह साझेदारी जो है पायलटों से आगे बढ़ने में मदद करेगी एवं समझेगी कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनके प्रसार में विशेषता वाले क्षेत्रों में एआई कार्यान्वयन कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये जो है मेन एम रहेगा इस पार्टनरशिप का। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे आपको अपने लेक्चर के माध्यम से आज प्रोवाइड करी है। इसके अलावा देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको अपनी पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करूँगा हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। बिकॉज देखिए लेक्चर्स की मेरे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है, तो मैं 4 लेक्चर्स से अधिक आपको नहीं दे सकता इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरे लिए भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि मैं उसी लिमिट तक चीज़ें लेक्चर्स में करवा सकता हूँ। चीज़ें तो कई सारी हैं पर वो सभी कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आपको पीडीएफ में पूरा कंटेंट दूंगा। ये लगभग 90 पेजों का एक पीडीएफ है जो मैंने प्रोवाइड करा है। आप लोग को शायद आपके पेड ग्रुप में ये पीडीएफ अवेलेबल होगा, तो वो पढ़ के आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। और देखिए अब मैं आगे बढ़ूंगा कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ जो कि मैं यहाँ पे वन लाइनर के रूप में लेके आया हूँ, पर वो आपको एग्जाम में मल्टीपल ऑप्शन के रूप में मिलेंगे। पर उससे आप लोग को ये आइडिया पता लगेगा कि किस तरीके से सवाल परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वन लाइनर प्रश्नों के साथ। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 1 अक्टूबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस किस विषय पर मनाया गया। कॉफ़ी में महिलाएं, मतलब ये जो है आपकी थीम थी इस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार महिला परिचालन भूमि धारकों का प्रतिशत 2010-11 में 12.79% से 2015-16 में कितना हो गया, 13.87%। ठीक है, क्लियर, 13.87%। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालाघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों में मैंगो का प्रकार जिसे
भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग जो है दिया गया है और पंजीकृत किया गया है। कौन सा वैरायटी है वो? अल्फोंसो वैरायटी। विश्व पशु दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 2018 को किस राज्य सरकार ने के मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना और मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना नामक दो योजनाएं शुरू की हैं? यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। सरकार ने किस योजना के तहत जानवरों के हमलों में फसल क्षति को कवर करने का निर्णय लिया है? प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना। ठीक है, देखिए इन सब में समझने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ एक बार सभी सवाल पढ़ के आपको बता रहा हूँ और उनके जवाब क्या होंगे ये बता रहा हूँ, और ये सभी आपके लिए याद करना अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक होगा। ऑर्गेनिक्स एंड मेल्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2019 18 से 20 जनवरी से कहाँ आयोजित किया जाएगा या फिर गया है? बेंगलुरु। 9 अक्टूबर 2018 को पर्यावरण समूह ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को प्लास्टिक कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक नामित किया गया? जवाब है कोका कोला। 9 अक्टूबर को ही भारत में शुद्र वन अग्रणी प्रबंधन नाम की रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC द्वारा किस इकाई द्वारा संयुक्त रूप में तैयार की गई थी? विश्व बैंक इसका जवाब है। अब देखिए, किस राज्य के वन विभाग ने 7 अक्टूबर को घातक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस CDV से बचाने के लिए गिर वन नेशनल पार्क में शेरों का टीकाकरण शुरू किया है? गुजरात में। ठीक है, देखिए जहाँ पे गिर वन नेशनल पार्क लिखा है आपको यहीं से पता लग जाएगा कि ये गुजरात में है। पर एग्जाम में डायरेक्टली आपसे कह सकता है कि जो CDV है यह किसके लिए है और कहाँ पर है। अगर कहाँ पर है पूछा गया, जवाब गुजरात होगा। किसके लिए है अगर आपसे ये पूछा जाए तो जवाब होगा शेरों के लिए। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जुलाई 2018 में 15 करोड़ रुपए की परियोजना मिल्क मिशन किस राज्य में शुरू की गई थी? मेघालय में। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चीनी मिलों को सीधे इथेनॉल के निर्माण की अनुमति देने का निर्णय अधिसूचित किया है? गन्ने के रस का। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने जंगली खाद्य मशरूम में एक वर्णक की खोज की जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है? आंसर है गोवा विश्वविद्यालय। भारत ने जुलाई 2018 में कृषि एवं पशु संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मतलब MOU करा है। किसके बीच हुआ है ये? इंडिया रवांडा के बीच जो है यह MOU साइन हुआ है। नाबार्ड ने किस शहर में जलवायु परिवर्तन के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला केंद्र शुरू किया है? जवाब है लखनऊ। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ने को उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP जो है वह बढ़ा दिया है। सीजन 2018-19 के लिए कितने रुपए की वृद्धि हुई है? ठीक है, अब जो आपका मूल्य है प्रति क्विंटल यह 275 है। जो आपका पहले मूल्य हुआ करता था आप लोग को पता भी होगा गन्ने के लिए 255 रुपये प्रति क्विंटल था। अब यह बढ़ के 20 रुपये बढ़ के 275 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। ठीक है, इफ्को ने किसानों के कृषि आदानों के लिए कौन सा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इफ्को आई मंडी। ये देखिए बहुत कॉमन सी न्यूज़ है, आप लोग को इसके बारे में आइडिया पहले से भी होना चाहिए। सूर्य शक्ति किसान योजना SKY किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? जवाब है गुजरात। यह योजना जो है आपकी 2 जुलाई से प्रारंभ होगी। इसके लिए बजट है 870 करोड़ रुपए। तो देखिए क्योंकि ये गुजरात की भी है और एक बहुत ही ट्रेडमार्क योजना है तो यह आपके लिए याद करना बहुत महत्वपूर्ण है पिछले साल के करंट अफेयर्स में से। एग्री बायोटेक एप्लीकेशन जो है ISAAA के अधिग्रहण की अंतर्राष्ट्रीय सेवा के अनुसार 2017 की रिपोर्ट में वाणिज्यिक वैश्विक बायोटेक यानी कि GM फसल की नवीनतम वैश्विक स्थिति आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल क्षेत्र में भारत की क्या रैंक रही है? ठीक है, यह भारत की 5वीं रैंक रही है और क्योंकि अभी जो है जमाना बायोटेक का है, GM का है, तो इसीलिए देखिए यह भी आपके लिए याद करना अति आवश्यक रहेगा यह जो रैंकिंग है। ठीक है, रैंकिंग देखिए बेसिकली सभी आपके लिए याद करनी आवश्यक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस IDC 2018 की थीम निगम के माध्यम से स्थायी समाज के साथ मनाया गया 7 जुलाई को।
पहले भारत के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण में एक बाघ को किन दो राज्यों के बीच स्थानांतरित किया गया था? मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा। किस राज्य ने किसान परिवार में लड़कियों के जन्म पर मुफ्त पौधा देने के लिए कन्या वन समृद्धि योजना शुरू की है? जवाब है महाराष्ट्र। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने समुद्री मत्स्य पालन 2017 पर राष्ट्रीय नीति को अधिसूचित किया है, जो इस नीति के लिए समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए मार्गदर्शन करेगा अगले 10 वर्षों के लिए। एक किसान एक ट्रांसफार्मर योजना महाराष्ट्र की है। उड़ीसा के सीएम ने सुंदरगढ़ जिले में 300 करोड़ रुपए की मध्यम सिंचाई बांध परियोजना का उद्घाटन किया। ये 5800 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करेगा। जादवपुर विश्वविद्यालय में पर्यावरण अध्ययन स्कूल में शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार धान के पौधों में किस राज्य में आर्सेनिक का स्तर बढ़ता है? जवाब है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे जो आर्सेनिक का अमाउंट है यह बहुत ज़्यादा है। ठीक है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, महाराष्ट्र में ये हुआ है। व्यापारियों और किसानों की सहायता के लिए स्टार एग्री फाइनेंस ने किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? करूर वैश्य बैंक। केंद्र की बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला जो पहला राज्य है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है यह भी अभी आई थी कुछ समय पहले। जवाब है राजस्थान। किस राज्य के लिए नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में 8 जल परियोजनाओं के लिए 772 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? जवाब है आपका हरियाणा। तो देखिए दोस्तों, यह कुछ आपके सवाल थे जो कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों के आपके लिए उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मतलब जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा आपके कुछ इस प्रकार के ही आएंगे जिनके जवाब ऐसे ही आपको देने हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुछ मैंने आपको न्यूज़ कवर कराई है जो कि सब्जेक्टिव न्यूज़ है। अब देखिए, क्योंकि मेरे पास लेक्चर का लिमिटेशन है कि मुझे केवल 4 लेक्चर में ही सब कुछ ख़त्म करना है, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ा चीज़ों को। लेकिन आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी काफ़ी सारा कंटेंट है, मैं आप लोग को पहले ही बता रहा हूँ। जो हमारा पीडीएफ है जो हिंदी और इंग्लिश में है उसमें यह कंटेंट और इसके अलावा जो कंटेंट मैं अभी कवर नहीं करा पाया यह भी उस पीडीएफ में अवेलेबल है। बिकॉज देखिए पीडीएफ मैंने पहले ही बना ली थी और वो काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ है, तो वो आपकी हिंदी में भी है एवं इंग्लिश में भी है। ठीक है। तो वहाँ से आपको पूरा कंटेंट जो है मिल सकता है पढ़ने के लिहाज से, जो अति महत्वपूर्ण है। और मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको कवर करवाई हैं। जो कुछ 1-2 बातें रह गई हैं, लगभग 4 से 5 सब्जेक्टिव न्यूज़ हैं और लगभग 20 से 30 प्रश्न और होंगे, वह सब कुछ मैंने अपने पीडीएफ में ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। ऑल द बेस्ट आप सभी की परीक्षाओं के लिए। आई वॉन्ट कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा दे के आएँ। दिल से मेरी दुआ है आप सभी के साथ कि बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ, मार्क्स के साथ आप सभी अपनी अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो। चलिए इसी नोट पे योर एजुकेटर कुणाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।